चलो, यस बेटा जी, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम सेल कहते हैं। तो बात को समझेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला है। देखिए, जिस भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ है उसका एग्जांपल ले लीजिए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। अगर इन शॉर्ट कह दें, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स सब इकट्ठा किस में आ जाएंगे, बोलते बेटे, ये आ जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट में। बायोटिक कंपोनेंट। तो जो इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबकी बॉडी का बहुत बेसिक यूनिट क्या है, बोलो बेटा, ये होता है सेल। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ लिया बेटे आपने, क्या बोलते हो, मैटर का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, एटम होता है। वैसे ही पूरी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल होता है। जैसे एटम भी बना हुआ है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, वैसे ही सेल भी कई तरह के कंपोनेंट्स का बना हुआ है, जिसकी हम लोग बात अभी करेंगे। तो सेल बना हुआ कई चीजों का है, वैसे ही एटम, जैसे कि एटम बना हुआ था, तो हम लोग सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, बोल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल की हम बात करेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ईआर, प्लास्टिड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बेटे, इन सब की बात हम लोग करेंगे। पर फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला है, अगर बॉडी से सेल को निकाल दिया जाए तो पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा। बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, ये सब ऑर्गन किसके बने हुए हैं, सेल्स के ही बने होते हैं। ठीक है बेटा जी, बहुत बेसिक यूनिट है। आ जाइए तो बेटा, चलिए बेटा जी, देखिए, सेल में अगर देखें बेटा हम लोग, तो सेल दो तरह का हो सकता है। अगर ऑर्गेनिज्म देखिए आप, तो जो पुराना ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्रिमिटिव टाइप ऑर्गेनिज्म थे उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो उसके सेल को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, तो प्रिमिटिव मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म जो थे, बिल्कुल जब अर्थ बना था तब की बात चल रही है, तो उस समय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बने थे, सिंगल सेल और प्रिमिटिव टाइप के हैं। तो इसकी बॉडी में जो है वो प्रिमिटिव टाइप का सेल है। एग्जाम्पल क्या रहेगा, बैक्टीरिया। तो ये सेल थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपका देखिए, एक वो बन गया प्रोकैरियोटिक और एक बन गया यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत बदलाव है। तो अगर सेल को बांटे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है बेटा जी, और अदर इज व्हाट, यूकैरियोटिक सेल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो प्रोकैरियोटिक क्या है, इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। तो द सेल व्हिच इज हैविंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस ना, प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस, हिंदी में यह है कि देखिए, जिसके पास पुराने वाला न्यूक्लियस है ना, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक क्या है बोलते हो, वास्तविक जो आपका है, मतलब एक्चुअली में न्यूक्लियस का जो अभी स्ट्रक्चर है वो है यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। एक्चुअली न्यूक्लियस का नाम क्या होता है, बोल, न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियन। इसका एक और नाम क्या है बोल, तो कैरियन। ठीक है, तो कैरियन मतलब अगर न्यूक्लियस ट्रू है, यू मतलब ट्रू, तो ट्रू न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक, और ट्रू नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस को हम बहुत ध्यान समझने वाले हैं, और तब आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। देखिए, तो बहुत ध्यान समझे, पहले तो न्यूक्लियस समझिए पहले बहुत ध्यान से कि क्या होता है न्यूक्लियस। देखिए बेटा जी, तो न्यूक्लियस में अगर आप ध्यान देंगे, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस को बहुत ध्यान से देखें, तो पहली बात क्या हो गया, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियस की बाउंड्री हो गई बाहर वाली। ठीक है, अच्छा, अंदर आगे न्यूक्लियोप्लाज्म मिला आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन भी है, न्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, कोई बात, और देखेंगे तो क्या है बोलते, न्यूक्लियोलस। तो ये किसके फीचर्स है, अगर तीनों इसमें है, किसी के न्यूक्लियस में अगर तीनों चीजें हैं मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद है, तो उसको बोलेंगे, बोल क्या है, यूकैरियोट। क्लियर है, और प्रोकैरियोटिक में सारी चीजें नहीं हो, न्यूक्लियोलस नहीं होता बेटा। न्यूक्लियर प्रोटीन भी क्या होता है, पुराने का प्रोटीन होता है
ठीक है, मतलब अलग सा प्रोटीन होता है। तो आ जाइए बेटा, देखिए टाइप बना दिया हमने, सेल के कंपोनेंट्स की बात हम लोग करनी है। देखिए तीन कंपोनेंट हो गया ना, पहले क्या हो गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल का बाउंड्री होता है, बाउंड्री वाला कंपोनेंट। तो द कंपोनेंट ऑफ सेल को हमने बांट दिया टाइप्स में। तो जो बाउंड्री है ना बेटा, सेल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री हो गया दो तरह का, एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अच्छा, एक पार्ट क्या है भाई, हमने बांट दिया न्यूक्लियस में। तो सेल की बाउंड्री, न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म। नहीं समझ में आया? चलो देखो कैसे बांटा इन्होंने, देखो इसको मैं इलाबोरेट कर देता हूं। देखो अगर सेल को आपको मतलब समझना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा फ्लो चार्ट को समझना है। देखो तो फ्लो चार्ट से क्या बोलता है, ये कहता है कि देखो भाई ऐसा है, आपके पास क्या है, सेल, और सेल का पढ़ना क्या है आपको, कंपोनेंट, है ना। तो सेल के कंपोनेंट्स को आप ऐसे बांटो। सबसे पहला क्या हो गया, सेल बाउंड्री। सेल के बाउंड्री की चर्चा पहले कर लो। बाउंड्री के अंदर आओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति है, इसका नाम है न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट क्या है बोलते हो, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, न्यूक्लियस। अच्छा, एक पार्ट और है जिसका नाम है सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर बहुत सारे सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, उसको अपन बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। कुछ लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो मेनली यही आपका क्या है बोलते हो, फ्लो चार्ट। क्लियर है? अरे बोलो। Yes. चलिए इन चारों पार्ट्स में हम लोग थोड़ा सा करते डिफरेंशिएट। सेल की बाउंड्री की बात करें तो एक होता है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल बाउंड्री, पहला बाउंड्री। सेकेंड आपका होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके और भी कई नाम है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। ठीक, तो हम अभी दो ही नाम से बुलाते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी। और एक और बाउंड्री है जो कि प्रिमिटिव सेल के अंदर होता है, तो उसको आप कह सकते हैं, वो बाउंड्री होता है सेल वॉल की के ऊपर का, मतलब एक स्लाइमी बाउंड्री होता है जो ग्लाइकोलाइसिस का बना होता है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, मेनली दो ही बाउंड्री है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट। अब इधर आ जाइए न्यूक्लियस। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा साउंड रही है, साउंड का मतलब शार्प माइंड से पढ़िएगा कि अगर आप न्यूक्लियस को देखिए बहुत ध्यान से, तो आपने यहां पढ़ा था ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है जी। अगर कोई सेल प्रोकैरियोटिक है तो उसके न्यूक्लियस को हम नाम देंगे न्यूक्लियोइड, क्योंकि वो पूरा न्यूक्लियस तो है नहीं ना। ठीक है, तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है तो नाम पड़ेगा न्यूक्लियोइड। करेक्ट। और नॉर्मली है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, इधर आ जाएंगे, सेल में बहुत बड़ा पार्ट बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सारे हैं। पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड है, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स, ईआर, ठीक है, ऐसे। ठीक बेटा जी। और साइटोप्लाज्म है ही बेटा। क्लियर बोल रहे, कितनों के बात समझ में आ गई, जो हैंड प्लीज, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए बेटे, इधर आ जाए। तो इस चैप्टर में हम लोग सारे पार्ट्स को धीरे धीरे करने जा रहे हैं और बस खत्म हो जाएगा। सुनिए, एक बात तो आपको पता ही है कि जो सेल आपका है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी मल्टीपल सेल्स की बनी हुई हो सकती है और एक सेल का बना हुआ भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर, अगर बॉडी एक सेल का बना हुआ है। एक को क्या बोलते हैं, यूनी, यूनी मतलब एक। तो यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल का बना होगा। ठीक है जी। और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स का बना होगा। तो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। बहुकोशिकीय जीव, मेनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मैन, काउ, डॉग, इंसेक्ट, प्लांट, फंजाई। क्लियर बोल बेटे, बात समझ में आ गई? चलो अपन आगे चलेंगे।
यस, चैप्टर अब आपका फुल फ्लैश स्टार्ट हो गया है। बात को बहुत ध्यान समझिए, जो सेल आपका है वो बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। भाई बेसिक किस लिए है? क्योंकि बॉडी बनता है सेल से है। तो सेल को क्या बोला गया है? बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर फ्रेम करने में भी बेसिक यूनिट क्या है? सेल। और फंक्शन चाहे कोई सा भी देखिए, सेल ऑर्गेनिज्म का चलना फिरना, दौड़ना, देखना, बोल मतलब नाचना या कोई भी वर्क करना, सारे फंक्शन के लिए सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। अच्छा, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए? सेल्स के बने हुए। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बोल, साइटोलॉजी। क्लियर? सेल को पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन प्लांट सेल डिस्कवर की बात कर रहा हूं मैं। प्लांट सेल या ओवरऑल सेल भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इससे पहले किसी ने सेल देखा भी नहीं था। ओके, तो सेल को पता लगा है रॉबर्ट हुक ने, और कब बोलते हो? 1665। ठीक है जी। एक्चुअली उन्होंने माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था, उसी माइक्रोस्कोप से इन्होंने सेल को देखा और प्लांट के डेड पार्ट को देखा था, डेड सेल को। ठीक है, प्लांट सेल और डेड की बात हो रही है। क्यों भाई? प्लांट डेड थोड़ी होता है, लेकिन प्लांट का पार्ट अगर तुम काट के ले आओगे डेड ही हो जाएगा ना। तो कॉर्क पार्ट क्या है? प्लांट के स्टेम पार्ट को, के छाल को लेके आए थे, उसको हम कॉर्क कहते हैं। तो प्लांट के कॉर्क को उसने देखा था और सेल की डिस्कवरी हुई इस तरीके से। तो इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। ठीक है बेटा जी, अब आ जाइए। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ए लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी। वो कब था? बोल, 1674 में। क्लियर? तो बेटा जी, जो डिस्कवरी थी ना, सेल की डिस्कवरी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। मतलब पूरा जो आज इलाज विलाज चल रहा है, वो सबका बेस क्या है? ट्रीटमेंट, पूरा हेल्थ सेक्टर जो आपका बना है, डेवलप फ्लरिश हुआ है, उन सबके पीछे इसकी डिस्कवरीज का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आइए अब देखिए बेटा, तो अगर आगे देखें तो क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल्स, जैसे कि वाटर, आयन, सॉल्ट्स। आपने पढ़ा क्या था? बोल तो साइटोप्लाज्म पढ़ा था ना। तो साइटोप्लाज्म का पार्ट ही क्या है? बोल तो ये आपका है, बोल, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड सब्सटेंस। आइए, तो प्रोटोप्लाज्म जो है आपका, ये क्या है? बोल तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। वाटर, मोस्टली तो वाटर है, साथ में आयंस भी है, सॉल्ट्स भी है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एक्सेट्रा, ये सारे भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो सेल के कौन से पार्ट में है ये? प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है जी, आ जाइए अब देख। तो present in cytoplasm along with the cell organelles and nucleus that constitute a cell। कोई बात नहीं, सॉल जेल स्टेट होता है। क्या बोलते हो? सॉल जेल स्टेट। कौन? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हो? सॉल जेल, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। देख, सॉल और जेल दोनों। जेल में मोस्टली क्या होता है? लिक्विड। सॉल में क्या होता है? भाई सॉलिड लिक्विड दोनों है। आ जाइए, तो बेटा जी अब सेल थ्योरी की बात कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल थ्योरी। मतलब सेल को लेके आपको कौन कौन सी बातें मेनली जाननी है, ठीक, इसी को बोलते हैं सेल थ्योरी। तो बेटा सेल थ्योरी की जो बात है ना, इसको देने के लिए 3 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथियस स्केल्डन, थियोडर स्वान एंड रॉबर्ट विर्चाउ। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान समझे। 3 सेंटेंस ने मिलकर क्या दिया? सेल थ्योरी। हालांकि इन्होंने कुछ नया कॉन्सेप्ट, मतलब नया कुछ एड ऑन नहीं किया था, उन्हीं बातों की डिस्कवरीज को इन्होंने मर्ज किया और सेल थ्योरी का नाम दिया। ठीक है, अब देखो क्या मर्ज किया और क्या नाम दिया। इनने कहा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बात समझ में आ रही है? पहली बात। कब की बात चल रही है? 1938 की। सेल थ्योरी में थर्ड बात कब आई थी? ये आई थी उसके बाद में 1838 में 2 बातें आई थी और बाद में ये बात आई। ठीक है, थर्ड वाली बात। तो बात समझिए,
थियोडर स्वान और मैथेज स्केल्टन, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या बोला कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल्स के बने होते हैं। ठीक, पहली बात हो गई। सेल क्या है? बेसिक यूनिट होता है, अच्छी बात है ना। अब देखिए थर्ड बात क्या है, एक सेल से सेकेंड सेल बनेगा, फिर थर्ड बनेगा, फोर्थ बनेगा, ऐसे करते करते सेल्स बढ़ता रहता है। मतलब ऑल द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले कोई एग्जिस्ट कर रहा है सेल, उससे ही नया सेल बनता है। क्लियर है बोल बेटे? चलिए, तो यही बातचीत है जो आपको सेल थ्योरी में याद करना है जी। ये माइक्रोस्कोप है, सेल में जो डॉटेड पार्ट है ना बेटा, सेंट्रल पार्ट, ये इसको क्या बोलते हैं? बोल तो न्यूक्लियस है। ठीक है जी, और ये आपका माइक्रोस्कोप दिया हुआ है। आप ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन इससे आ सकता है इसके डायग्राम पे। ठीक, तो ये क्या है? आईपीस होता है ऊपर, ऐसे आंख से देखते हैं, और नीचे क्या है बोलते बेटे? यहाँ पे मिरर होता है, और ये बेस है इसका, देख ही रहे हैं आप, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे स्लाइड रखा हुआ है, इस स्लाइड पे ही जो सेल का जो कुछ भी आपको देखना है उसके कंपोनेंट्स को कहाँ रखोगे? बोलते हो स्लाइड पे। ठीक है, स्लाइड पे रखिए और आईपीस से आप देख सकते हैं। करेक्ट बोल बेटा? बाकी सब इसके बॉडी पार्ट्स हैं जो कि एडजस्ट करते हैं। तो आपको डिटेल में नहीं जाना, बस क्या आईपीस याद रखो, ये स्लाइड याद रखो, ठीक है, और ये आपका बेस है, याद रखो, खत्म बात। आ जाए, चलिए बेटा, अब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि भैया प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करना, साथ में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात करना। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ सेल में दो बातें हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जी, देखिए बेटे, तो सेल में क्या बोलते बेटे? प्रोकैरियोटिक सेल कहां मिलेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया। देख, प्रोकैरियोटिक सेल रखने कोई बात नहीं, इधर आ जाइए यूकैरियोटिक सेल में। पैरामीशियम, देखो ये सारे क्या बोलते? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों मिला दिया इसमें। तो बात को समझिए बहुत ध्यान से, प्रोकैरियोटिक क्या है? जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस रखता है। ओके जी, बैक्टीरिया में आ गया, और यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम सब दे रखा है। और इधर आ जाइए, मतलब कहने की बात यह है कि देखिए पैरामीशियम जो आपका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पैरामीशियम की खास बात क्या है कि ये यूनिसेलुलर भी है और बोल यूकैरियोटिक है। ठीक है, बाकी जो है अमीबा और क्या बोलते हैं बैक्टीरिया, अमीबा एंड बैक्टीरिया क्या है बोलते बेटे? एंड बैक्टीरिया, ये दोनों यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोटिक, तो सही है क्या? बोल दो, क्या सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं? ये सर नो, नहीं होते। क्यों बता? अगर सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते तो पैरामीशियम तो यूनिसेलुलर है, ये कैसे हो गया यूकैरियोटिक? बोलो। चलो चलो बेटा आ जाइए, अब आ जाइए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझिए। ये बहुत छोटा होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक, और ये होता है लार्ज इन साइज 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। करेक्ट है बोल बेटे? तो अगर देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का छोटा होगा, यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है। न्यूक्लियर रीजन क्या होता है बोलते बेटे? इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस के पास बाउंड्री नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के पास। ओके जी, अगर वो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है तो उसमें बाउंड्री भी होगा और अंदर मटेरियल भी है सारा। ठीक है, ऑलवेज क्या होता है? यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक अगर है तो ऑलवेज यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक है तो मे बी यूनिसेलुलर। क्या सिखाया बोल तो?
जो यूकैरियोटिक है यूनिसेलुलर भी पॉसिबल है। एग्जांपल इज व्हाट, पैरामीशियम। तो बताओ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का एग्जांपल क्या रहेगा, बोलो, पैरामीशियम। ठीक है बेटा जी। और बाकी मल्टीसेलुलर तो कुछ भी बोल दो, जो आपको आंख से दिखाई दे रहा है एनिमल्स, किसी का भी नाम ले लो, वो सारे क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा जी, आ जाओ। मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की बात ही क्या करोगे, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है भाई में केंद्र पाया। जी। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर। इधर आएंगे, सेल डिवीजन में क्या होता है, बोल तो सेल डिवाइड होता है फिजन या बडिंग से, और यहाँ तो माइटोसिस मियोसिस के बाद चलती है भाई। ठीक है, ये क्या होता ये मतलब सेल डिवीजन के प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से सेल डिवाइड होगा उसको बोलते हैं माइटोसिस मियोसिस। आपको आगे पढ़ना है, एंड पे थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, बाकी बड़ी क्लास में पढ़ना है। ठीक है बेटा जी, चलिए। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट यहाँ पे, से देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बोर्ड, लाइसोसोम जो आप कहते हो ना सेल के पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे क्या है, बाउंड्री बेस्ड, सबका अपना बाउंड्री है। माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी बाउंड्री है, लाइसोसोम की अपनी बाउंड्री है, सभी सेल कंपोनेंट्स की अपनी बाउंड्री होती है इसमें, पर इधर सबके पास बाउंड्री होता ही नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहेंगे। क्लियर है बोल बेटे। एग्जाम्पल इज व्हाट, बैक्टीरिया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक, है? Yes, sir. चलो जी आगे चले। अब यहाँ काम की बात क्या है, एक काम की बात भी यहाँ पे, और वो ये है कि अब सेल का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब जरूर से जरूर याद कर लेना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको ना बहुत ध्यान, थोड़ा सा लाइटर ना लें आप, इसको मान लीजिए कि ये आपके लिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इंपॉर्टेंट तो आपका है, इसको भी आपको लिख के याद करना है, डिफरेंस वाला, और डायग्राम को भी करते चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार डायग्राम आया हुआ है, ठीक है, कई बार आया है, और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। जी, डायग्राम दिखाना मुझे आपको सुने बहुत ध्यान से, थोड़ा परिचय करते हैं डायग्राम से, क्या क्या है। देखिए सेल का मास्टरपीस कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ सेल, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं इसको, डायरेक्टर ऑफ सेल, मास्टर ऑफ सेल, डायरेक्टर है, ब्रेन ऑफ सेल, कुछ भी कह दीजिए, मतलब सेल का काम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस ऐसा क्या करता है, न्यूक्लियस तो आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा न्यूक्लियस करता क्या है। देखो न्यूक्लियस करता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोम बनाता है। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में क्या बन रहा है, बोलते बेटे, राइबोसोम बन रहा है, और यही राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है जी, तो न्यूक्लियस ने बनाया राइबोसोम को, और राइबोसोम ने बनाया प्रोटीन को, तो अल्टीमेटली प्रोटीन की नानी हो गई न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस ने राइबोसोम नहीं बनाया होता तो क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं। चलिए, और इंपॉर्टेंट क्या है, जेनेटिक मटेरियल किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास। मतलब जो नया सेल बनेगा उसके बनने के लिए पूरा जेनेटिक मटेरियल, उस सेल कैसे कैसे तैयार होगा, वो भी किसके पास है, बोल तो न्यूक्लियस के पास पावर है। तो यही तो मेन चीज है कि भाई सेल नया कैसे बनेगा, वो भी इसी के पास है। सेल का जो बॉडी का जितना भी काम है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन बना रहा है, बोल तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस बना रहा है। तो न्यूक्लियस ने क्या बनाया, बोल तो राइबोसोम, और राइबोसोम ने बनाया प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए भी आप कहाँ डिपेंडेंट हो, न्यूक्लियस। तो पूरा ओवरऑल सेल आपका चल रहा है किसकी वजह से, बोल तो न्यूक्लियस की वजह से। चलिए साहब, तो ये बात हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान देंगे तो ये क्या पार्ट है, गोल्जी एपरेटस की। अभी आपको आगे बात करना है सब क्या होता है। ठीक है, ये गोल्जी एपरेटस, यहाँ आइए,
न्यूक्लियस की बाउंड्री हो गई, इन्वेलप है। आ जाइए देखेंगे, ये जो अंदर वाली बाउंड्री उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहरी बाउंड्री क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अगर किसी भी सेल में, कोई सा भी सेल, अगर सेल के अंदर आपको पता लगाना है प्लांट सेल या एनिमल सेल, तो जिस सेल में सेल वॉल मौजूद हो वो होता है प्लांट सेल। अगर सेल वॉल मिल जाए तो वो क्या रहेगा बोलते बेटे, प्लांट सेल। अगर वो एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो एनिमल सेल में एक ही बाउंड्री होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में दो बाउंड्री होता है, सेल वॉल प्लस में सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और देखिए क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक पिगमेंट होता है। साइटोप्लाज्म तो लिक्विड है ही सही। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बोलते हो बेटे, पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब इसका काम होता है एटीपी फॉर्मेशन करना। तो पावर हाउस कहते हैं जहां पे पूरा पावर बनेगा। पावर कैसे बनता है, एक मतलब कह लीजिए फूड का कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज द कंपोनेंट ऑफ फूड। इसी ग्लूकोज को तोड़ के वो बनाता है एनर्जी। कौन बोलते हो, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो आपसे पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे बोलो, बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन एंड फॉर्म्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं अपन इसको क्या बोलिए, और भैया एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या बोलिए, एनर्जी करेंसी। क्या आपको फुल फॉर्म मालूम है, बोलिए क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कर लेंगे बोल बेटा। चलिए अब आते हैं हम लोग, मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में बांट दिया है, पढ़ लेते हैं। देख बेटा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पर आपको अगर देखना देख लीजिए। सुनिए देखिए, तो ऑर्गेनिज्म हमारा टू टाइप्स, दो तरह का है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। इफ इट इज यूनिसेलुलर है ना, तो बॉडी एक सेल का बना होगा, और अलग अलग फंक्शन करने के लिए कोई अलग अलग सेल नहीं है इसमें। ठीक है, और लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल इसमें बॉडी में होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, काम डिवाइड करना। तो भाई जब सेल एक ही है तो एक सेल को सारा काम करना है। ठीक है, इसमें मल्टी सेलुलर में क्या होता है, बहुत सारे सेल है, मल्टी सेल, बहुत सारे सेल। ठीक है, तो काम अलग अलग होता है। ठीक बेटे, अब आ जाओ कुछ सेल की, मतलब क्या बोलते हैं, सेल के शेप अब देख लो थोड़ा सा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। आइए, अगर एक सेल होता है, इसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियल सेल। ठीक है, अब देखिए फ्लैट सेल दिखाई दे रहा है आपको, देखो फ्लैट सेल है, तो स्क्वामस सेल क्या होता है, फ्लैट सेल। ओके जी, सिलेटर देखो सेल है, इसमें सिलिया लगा हुआ ऊपर, है ना, तो सिलेटर एपिथेलियल सेल से है, एपिथेलियल ही पर सिलिया लगा हुआ है। अब सिलिया क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये सेल वहां इस्तेमाल होगा जहां कुछ मूवमेंट कराना है। आ जाइए, कॉलमनार सेल फ्रॉम द स्टमक। तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है बेटा, अगर देखेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकलता है, बोल तो म्यूकस, पेप्सिन, और बोलो, मतलब स्टमक के अंदर वॉल्स पर क्या है, एक ग्लैंड है जिसका नाम होता है क्या, बोल तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक की वॉल्स पे कौन सा ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो भाई क्या करता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीन केमिकल निकालता है ये, एक निकालता है HCl, दूसरा पेप्सिन, और तीसरा क्या बोलते हो, म्यूकस। तो ये तीन चीज निकालता है। तो तीनों में देखो स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना कुछ। ओके, तो स्टोरिंग के लिए क्या है, कॉलमनार सेल स्टमक में मौजूद है। ठीक है, तो कॉलम क्या होता है, स्पेसियस जगह है, सेल के पास जगह है, तो सेल कैन स्टोर द केमिकल सब्सटेंसेस, उसी के लिए स्टमक की वॉल्स में कॉलमनार सेल्स है। आ जाओ देखो, इस सेल से परिचय आपका पुराना होगा, पुरानी दोस्ती आपकी है, नर्व सेल है आपका। ठीक है बेटे,
और ये क्या है बोल तो कार्टिलेजिनस सेल। बोन्स एंड कार्टिलेज बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर है। बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार किसने किया बोल तो बोन्स एंड कार्टिलेज ने। तो कार्टिलेज भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल। बोन सेल्स आप देखिए ऐसा होता है, देखिए रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कैसा, देखिए ऐसा कुछ शेप है, ये बदलता रहता है शेप, और ये डब्ल्यूबीसी शेप। करेक्ट है बोल बेटा, बात समझ में आ गई। और मस्कुलर सेल, मसल फाइबर सेल ऐसा होता है, और स्पिंडल शेप होता है ये मसल फाइबर्स, है ना। तो ये मसल कैसा है बोल तो स्टिफ्ड मसल सेल, और ये मसल फाइबर्स, ठीक है, हार्ट के। तो हार्ट का मसल सेल ऐसा, और ये बाकी मसल सेल ये है। जो हड्डियों से जुड़ा हुआ मसल है वो होता है स्टिफ्ड मसल, ठीक है। जो मसल्स बोन से जुड़े हुए हैं क्या बोलेंगे बोल उसको, स्टिफ्ड मसल सेल्स या फाइबर्स भी कहते हैं। क्लियर है बोल बेटा, आ जाइए। जी बेटा देखिए, अभी क्या बोला है, सेल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट। सेल का साइज, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो नर्वल सेल क्या है बोल तो, नर्व सेल जो आपका होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी के अंदर। सबसे लंबा सेल कौन होता है बोल तो नर्व सेल। नर्व सेल की लंबाई मतलब मीटर में भी हो सकता है, देख। तो लार्जेस्ट सेल इज बोल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्ज होता है बहुत ज्यादा। पर लॉन्गेस्ट सेल क्या है नर्व सेल, 1 मीटर तक हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, स्मॉलेस्ट सेल किसको बोलते हैं, अब तक जो मालूम चला है पीपीएलओ को, इसको हम माइक्रोप्लाज्मा भी कहते हैं। करेक्ट है बोल बेटा, चलो। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल के पार्ट्स की बात करने वाले हैं, समझते हैं बहुत ध्यान से। देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बोल सेल के कंपोनेंट्स में, देखिए बेटा जी। तो कंपोनेंट्स सेल में क्या पढ़ने बोलते बेटे, सेल के पार्ट्स पढ़ेंगे और इसको हम लोग समझेंगे ध्यान से, है ना। देखिए तो बेसिक कंपोनेंट 3 बनाया गया है सेल का, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है न्यूक्लियस, और तीसरा साइटोप्लाज्म। और इसी को डिफरेंशिएट आगे और करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द वेरी फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पढ़े क्या होता है देख बेटे, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होगा बोल तो सिलेक्टिव परमिएबल, क्योंकि सेल के अंदर क्या चीज आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए ये डिसाइड करता है कौन बोल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबको नहीं आने देता, जो आना है उसी को आने देगा, और मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं घुसने देता। ओके, इसलिए क्या बोलते हैं बोले इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आ जाओ बेटा, तो इसका कारण समझ लीजिएगा, बिकॉज इट मींस अलाउज, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल्स इन एंड आउट। ओके, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है बोलते बेटे, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। लिमिटिंग बाउंड्री है, इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल व्हिच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सराउंडिंग। साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है, सेल का साइटोप्लाज्म सेल के अंदर रहेगा और सराउंडिंग जो बाहर का पार्ट है वो बाहर रहता है। तो ये बाउंड्री है ना, एक्चुअली बाउंड्री ही सेपरेट करने वाला होता है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सेल का बाहरी कवरिंग क्या होता है बोल तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अच्छा आ जाओ, एज पर द लिपिड मॉडल, मतलब आप मॉडल पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए मॉडल आया था, ठीक है। तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है बोल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स लिपिड्स वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड इन द बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। लिपिड का बाइलेयर होगा, ठीक है, लिपिड क्या है बोल तो बाइलेयर, और बीच में क्या है बताओ प्रोटीन है, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बीच में होगा, और बाइलेयर किसका होगा, बाई मतलब दो लेयर लिपिड का और बीच में प्रोटीन। सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल दिया था, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल या लिपिड बाइलेयर मॉडल, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मतलब डिफाइन करने के लिए किसने मॉडल दिया, तो सिंगर एंड निकोलसन 2 साइंटिस्ट थे, और इस मॉडल का नाम क्या था बोलते फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये किस चीज का मॉडल था बोल, किसका मॉडल था बोल तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
बताने वाला मॉडल कि किस चीज का बना हुआ है, कैसे कैसे अरेंजमेंट है। ठीक है जी। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन टू डिफाइन द लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है बेटा, देखो इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड यूनिट। देखिए जो ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि इसको फोल्ड भी कर सकते हो, ये टूटता भी है और वापस से जुड़ भी जाता है। डन। चलिए आगे चले। तो यही मॉडल आपको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नीचे आइए, डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको मालूम चलेगा बेटा जी। क्या देखिए, ऊपर और नीचे एक लेयर है कि नहीं, दो लेयर है। जो लेयर ऊपर है वही लेयर क्या है, नीचे है। और बीच में क्या है बोल तो, प्रोटीन है कि नहीं बोलो। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, प्रोटीन अंदर दिखाई दे रहा है। ये क्या बोलते बेटे, प्रोटीन। और ये ऊपर क्या है, ये लिपिड। तो ऊपर और नीचे लेयर किसका है बोल तो, लिपिड का। देखो लिखा भी है, ये आपका फॉस्फोलिपिड और ऊपर क्या है, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड, चलो बात ठीक है, पर है तो लिपिड ही ना। अब चाहे वो फॉस्फोलिपिड हो चाहे ग्लाइकोलिपिड हो, तो लिपिड हो गया और बीच में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो जो ये प्रोटीन है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। और ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। जो देखिए पेरीफेरी पे हो, मतलब साइड में हो, उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। और जो इंटीग्रल क्या है, जो इंटरनल हो, बीच में हो, उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। जी ये बात क्लियर है बोलते हैं यहाँ तक। ये क्या था, यही मॉडल था फ्लूइड मोजाइक मॉडल या लिपिड बाइलेयर मॉडल कह लीजिए। क्लियर है, अपन चलते हैं आगे। ठीक है बेटे, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आप जानते हैं, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है बेटा, तो सिलेक्टेड लोगों को आने देगा। तो पहला फंक्शन तो यही हो गया कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये रेगुलेट करेगा, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, चलो ये आकार को बनाए रखता है। हाँ जी, समझिए बहुत ध्यान से क्या लिखा है बोलते बेटे, कि इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या पार्टिकल अंदर आना चाहिए और क्या बाहर जाना चाहिए, रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल के कंपोजिशन को मेंटेन रखने में भी इसका रोल होता है। अब आ जाइए किसमें बोल तो, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। बहुत ध्यान से समझे, देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जहां पे सॉलिड और सॉल्वेंट पार्टिकल्स मिले हुए हैं, और अगर कॉन्सेंट्रेशन, देखिए टू मूव इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मान लीजिए एक तरफ कोई पार्टिकल बहुत ज्यादा है और एक तरफ पार्टिकल बहुत वो वाला कम है। मान लेते हैं एक तरफ ये है और इधर देखा मैंने ये पार्टिकल है पर कम है, तो क्या होगा बोल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऐसे चलेगा बेटा, है ना। ये पार्टिकल इधर आएगा, इधर क्या है, HC हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इधर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। इधर पार्टिकल कम है, ज्यादा है इस तरफ। तो ज्यादा से कम की तरफ पार्टिकल मूवमेंट हो, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज बोल क्या है, डिफ्यूजन। विसरण क्या? जी हिंदी में कहते हैं इसको विसरण। तो क्या है विसरण बोलते बेटा, इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ। क्लियर है, चलिए तो बेटा जी क्या लिखा है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को बराबर करने के लिए पार्टिकल्स मूव करता है। ठीक है, और यहां पे कोई मेम्ब्रेन सेपरेट करने वाला नहीं है। यहां पे कोई मेम्ब्रेन था क्या बीच में, बिल्कुल नहीं। अगर यहीं पर थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बीच में क्या बना दिया, मेम्ब्रेन। तो मान लेते हैं कोई मेम्ब्रेन की अगर आर पर पार्टिकल जाए, कंडीशन सेम है, इधर क्या है, HC हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ क्या है, LC लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल्स मूव कर रहा है लो की तरफ, एग्रीड। लेकिन क्या है, बीच में बाउंड्री तो है ना, तो खाली ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में बाउंड्री का फर्क होता है। क्लियर है, यहां पे क्वेश्चन बनता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन बोल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन भी और दोनों में डिफरेंस भी आ जाएगा और सिमिलरिटी भी आ जाएगा। समरूपता अगर आ जाए, समानता क्या है, तो समानता ये है कि दोनों में हाई से लो की तरफ ही फ्लो होता है ना। पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन,
ये दोनों में सिमिलैरिटी है। और डिफरेंस क्या है इसमें? इट हैज बाउंड्री बिटवीन द बोल एंड लो कंसंट्रेशन, एंड डिफ्यूजन में कोई बाउंड्री नहीं होता है। क्लियर है? यस चलिए बेटा जी आगे आइए। तो अगला हमारा क्या है बोलिए बेटा? अगला कहता है डेफिनेशन इसका, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड एज डिफ्यूजन। जो आपने सीखा उसको लिख दिया लैंग्वेज में कि भाई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम HC टू LC इज कॉल्ड एज बोल डिफ्यूजन, और मूवमेंट ऑफ particles from HC to LC and there is membrane by the membrane is called as osmosis। क्लियर है? जब मतलब पदार्थ के कणों का स्थानांतरण किसी झिल्ली के द्वारा होता है, और उसमें एक तरफ क्या रहेगा बोल तो उच्च सांद्रता और एक तरफ निम्न सांद्रता। जब कणों का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है और बीच में कोई झिल्ली हो तो उसे हम बोलते हैं बोल क्या? परासरण या ओस्मोसिस कहते हैं। क्लियर हो गया? आइए तो बेटा जी बस यही है जो आपको सिखाया है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा और आपका काम हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। कोई चीज सेल के अंदर जाए तो क्या है? एंडोस्मोसिस, और भाई सेल के बाहर निकले तो क्या है बोलते? एक्सोस्मोसिस। एंडो का मतलब अंदर होता है, ठीक है जी। तो बाह्य परासरण क्या होता है? जो बाहर की तरफ पार्टिकल मूवमेंट हो, और सेल के अंदर मूवमेंट हो तो एंडोस्मोसिस, ठीक है। अगर एक्सोस्मोसिस होगा, बाहर की तरफ जाएगा तो सेल सिकुड़ जाएगा तुम्हारा, ऐसा श्रिंक हो जाएगा। तुम्हारे सेल से कोई चीज बाहर जा रहा है भाई, और बाहर निकलने पे क्या होगा? सेल तुम्हारा सूख जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और अगर हुआ है एंडोस्मोसिस, सेल के अंदर आ रहा है कोई चीज, तो सेल फूल जाता है, फूला ना समाएगा। ओके बेटा जी, सेल तुम्हारा फूला ना समाएगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज में। क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलिए तो बेटा जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आ चुका है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यही सब पढ़ना है। सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर थोड़ा सा तकरीबन बढ़ा जी। देखिए हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, सेकेंड इज व्हाट बोल? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड इज व्हाट? ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान समझ देख, हाइपर हाइपो क्या चल रहा है ये देख। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो आइसो का मतलब सेम होता है, तूने पढ़ा थोड़ी देर पहले बेटे, आइसो मींस सेम। चलो तो चक्कर क्या है, नाम से ही पहचान हो जाता है, और थोड़ा ध्यान देना है आपको। देखो बहुत ध्यान समझो। तो कोई चीज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई चीज तेरे पास सेल के अंदर का बनाना रेफरेंस, ये सेल बाउंड्री है, क्या बोलते हो? सेल बाउंड्री। अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक भाई, बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान दो, देखो इस सेल को बहुत ध्यान से देखो। सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे इसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल के अंदर कोई चीज ज्यादा है तो ऑब्वियसली अंदर से क्या आएगा? बाहर की तरफ आएगा, है ना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट पार्टिकल से कहां से होता है बोलते? अंदर से बाहर की तरफ। तो इसका नाम हाइपर क्यों है? हाइपर इसलिए नाम है क्योंकि हाइपर का मतलब ज्यादा, और सॉल्यूशन जो सेल के अंदर उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, तो मूवमेंट होता है आउटसाइड की तरफ, बाहर से।
अंदर से बाहर की तरफ से। तो मूवमेंट कहाँ है बोल तो यस, इन टू आउट मूवमेंट। हाइपर वर्ड से याद रखिएगा, सेल को बनाइएगा रेफरेंस बनाइएगा, मतलब सेल के अंदर को हम बनाया रेफरेंस, तो अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है H2O का, तो क्या होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जहां से ज्यादा है वहीं से तो कम की तरफ आएगा ना, तो ये क्या है बोलिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है जी, बात समझ में आई? बात को समझिए, देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन H2O कहाँ आ रहा है, सेल से बाहर की तरफ आ रहा है, और जब बाहर की तरफ आएगा तो सेल सिकुड़ जाएगा, ये सर नो। इधर आइए, इसका उल्टा करना है, सेल तो पहले ही सिकुड़ा हुआ था क्योंकि ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल के पास कम था H2O, कम था, देखो पहले सिकुड़े हुए थे बेचारे, है ना। अब क्या हो जाएगा बोलते बेटे, जब H2O अंदर की तरफ आए, देखो हमेशा Hc to Lc फ्लो होता है ना, हाई से लो की तरफ फ्लो होता है, ये सुनो, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ फ्लो होगा तो ही तो बात बनेगी, हाइपो मतलब कम, तो सेल के अंदर क्या था बोल तो कम था, क्या कम था H2O, तो कम था तो अंदर से बाहर, सॉरी बाहर से अंदर तरफ आ रहा है, इसको कहते क्या है बोल तो आउट टू इन। बात समझ में आ गई? अब यहां पे क्या है, आउटर और सेल के अंदर दोनों में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है H2O का, ठीक है जी, जितना H2O अंदर है उतना ही बाहर है, तो यहाँ पे क्या है बोल दो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, और आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो फ्लो नहीं होगा, या तो जितना आउट जाएगा ना उतना ही इन होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, बात समझ में आ गई? अब मुझे आप इसी में आप लोग बताओगे मुझे कि किसमें बोलोगे एंडोस्मोसिस, किसमें बोलोगे एक्सोस्मोसिस। देखो एक बात बता, सेल के अंदर आए तो एंडो बोलना, सेल के बाहर जाए तो एक्सो बोलना, सेल के बाहर जा रहा है ना ये क्या बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है जी, बोलो सही बात है? इधर आ जाइए, अंदर बाहर से अंदर की तरफ, अंदर मतलब इंडो, तो एंडो ऑस्मोसिस, और इधर तो खैर है ही नहीं। ठीक है बेटा जी, बोल बेटे, तो ये तीनों मैं आपको सिखा दिया बेटे, और आप इसको करके आइएगा जरूर। ठीक है जी, अच्छा सेल फूलेगा कहाँ पे, इसमें इसमें या इसमें? सही बताइए ईमानदारी से, क्यों? बाहर से अंदर जा रही है। यस, जब कुछ अंदर आ जा तुम फूल के फूले ना समाओगे, आपके अंदर कुछ आ रहा है तो आपको बुरा लगेगा क्या? आप फूले नहीं समाओगे। यस, चलिए, ओ सॉरी सेल वॉल पढ़ना है, तो बेटा जी नीचे क्या आपका सेल वॉल, आ जाइए। सेल वॉल क्या है? प्लांट सेल का बाउंड्री होता है, एनिमल सेल में तो होता नहीं सेल वॉल। ठीक है जी, प्लांट सेल में होता है ना दो बाउंड्री, कौन कौन सा बाउंड्री बोलो? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आप पढ़ रहे हो सेल वॉल, ये प्लांट सेल और बैक्टीरिया के लिए वैलिड है। हालांकि बैक्टीरिया में सेल वॉल है, पर बैक्टीरिया का सेल वॉल और प्लांट का सेल वॉल दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंस में होता है। आदि साहब, तो सेल वॉल हम बात करेंगे अभी प्लांट को बेस बना के। ठीक है जी, तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो प्लांट के लिए आउटर मोस्ट कवरिंग हुआ कि नहीं? फंजाई के लिए भी आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया, फंजाई में भी होता है पर वो अलग है थोड़ा सा। एब्सेंट एनिमल सेल, बिल्कुल बात सही है, होता ही नहीं है। सेल वॉल क्या होता है? रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस, नॉन लिविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग बाउंड्री। तो बता प्लांट सेल का कौन सा बाउंड्री नॉन लिविंग है? तो प्लांट सेल का कौन सा बाउंड्री नॉन लिविंग बाउंड्री होता है प्लांट सेल का? बोलो सेल वॉल। बात समझ में आई? प्लांट सेल का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, तीन चीज होता है, पर मेनली आपको लिखा होगा सेल्यूलोज। ठीक है बेटा जी, तो आपको मैं तीन लिखवा देता हूं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन।
याद रहेगा। चलो, तो सेल वॉल इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। जो फंजाई है उसका सेल बना होता है काइटिन का। ठीक है जी, ये तो अच्छी बात करी आप कि मतलब प्लांट, मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो आपका प्लांट सेल है उसका सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का। और जो फंजाई के पास जो सेल वॉल है या बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो बना हुआ है काइटिन का। इसका बोल तो काइटिन। अच्छा बेटे, जो सेल वॉल आपका है वो एडजेसेंट, देखो सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स आर जॉइंड बाय अ लेयर कॉल्ड एज मिडिल लैमेला। दो सेल के बीच का जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो क्या होता है, मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला इज द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द टू सेल्स, दो सेल्स को जोड़ा हुआ है इसमें। ओके, चलिए तो देख सेल वॉल का, देख अगर तूने जूम किया तो सेल वॉल की दो बाउंड्री होगी, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। इस सेल वॉल का ही बाउंड्री है और अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर हो गया। बीच में क्या मटेरियल दिखाया था, सीमेंटिंग मटेरियल देख लीजिए, सीमेंट रहा भरा हुआ है। यस, ये क्या बोलिए, मिडिल लैमेला। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, सीढ़ी है जोड़ने के लिए। ओके, दो सेल को जोड़ा हुआ है। जोड़ना, मैं दोनों जोड़ना बोल रहा हूं, एक होता है सीमेंट की तरह जोड़ना और एक होता है पाइप की तरह जोड़ना। तो पाइप की तरह जोड़ा गया है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा है। क्लियर। और सीमेंट की तरह चिपका के जोड़ने के लिए क्या है बोल तो, मिडिल लैमेला। ठीक है, एक है सीमेंट और एक है पाइपलाइन वाला। ठीक है बेटा, आ जाइए आगे। तो बच्चों आगे हम पहुंच चुके हैं। चलो जी, बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है चीज, है ना। वही पुरानी बातें चल रही हैं। ठीक है, समझिए बहुत ध्यान से, देखिए। तो सेल वॉल जो आपका है बेटा क्या करेगा, ये सेल को शेप देगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, ये सारे काम सेल वॉल का होता है। मतलब भाई आप क्या बोलते हैं, सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग हो तो कम से कम सपोर्ट तो करो यार। नॉन लिविंग किस लिए नॉन लिविंग है, सुरक्षा देने के लिए, मैं सेल की रक्षा करूंगा। ठीक है, सेल वॉल है। और सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड किसने किया है बोल तो, सेल वॉल। परमिएबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, आने देता है, आ जाओ, पर डेड बाउंड्री होता है ये। ठीक है, आ जाओ। वैसे ये पोरस नहीं होता, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा तो है ना आने जाने के लिए। ठीक देखिए, अब समझिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये न्यूक्लियस को जूम किया हुआ है, आप बहुत ध्यान से देखिए। न्यूक्लियस के आसपास आपको दिखाई देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या दिखाई दे रहा है बोल तो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक बात बताइए। आप जैसे मान लीजिए आप पहुंचे, घर पहुंच गए, स्कूल से आप घर आ गए, ये आपका घर है, मान लेते हैं आपका होम है ये, और दो चार बंदे हैं बाइक लगा के कुछ कर रहे हैं, मतलब खड़े हैं। ओके डन। तुम्हारे पापा को शक क्या जाएगा, मेरे बेटे को बुलाने आया है, ऐसा लगता है बेटे को बुलाने आया है, अब मेरा बेटा जाएगा आवारागर्दी करने, ये सर नो। तो वही बात यहाँ पे है, न्यूक्लियस के पास जो है ना, आप बहुत ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस का घर है ये। न्यूक्लियस के घर से कौन निकलने वाला है, राइबोसोम, न्यूक्लियस का बेटा राइबोसोम। जब वो बाहर आएगा उसका वेट कर रहा है कौन बोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपन घूमने चलेंगे तो देखो उठा लिया किसने, ईआर ने उसको अपने बिठा लिया। जो डॉट दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये डॉट क्या है बोल तो, राइबोसोम। तो ईआर की बाउंड्री पर जो डॉट्स है वो क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है बोल तो, प्रोटीन का निर्माण करना। जी। तो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है कौन बोल तो, राइबोसोम, ईआर के ऊपर। और जो बना हुआ प्रोटीन है वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाए। क्लियर है बोल रहे, चलिए जी। तो अब देखिए बहुत ध्यान से, ये अंदर क्या है, न्यूक्लियस का इन्वेलप, बाहर क्या है बोल, ईआर है। ओके, और जो खाली जगह दिखाई दे रहा क्या है, न्यूक्लियस का पोर्स है। और अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपका है वो होता है यूक्रोमेटिन। क्या होता है बोलते,
जो ब्लैक डेंस दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या होता है बोल तो न्यूक्लियोलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, बोल तो बाबू, ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है और ये यूकैरियोटिक के लिए है। किसके लिए बोल तो यूकैरियोटिक के लिए, ये प्रो के लिए नहीं है। प्रो वाले में होता तो बाउंड्री न्यूक्लियस से एनवेलप नहीं होता, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। यस जी, क्लियर बोल रहे, बात समझ में आ गई? चले आगे। तारीफ करनी है न्यूक्लियस की, समझिए। तारीफ कैसे करेंगे आप? जैसे मर्जी वैसे करिए, पर करनी पड़ेगी न्यूक्लियस की तारीफ आप। ठीक है जी, आइए करिए तारीफ, भरपेट करिए तारीफ। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल व्हिच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। सेल को पूरा कंट्रोल करता है, ये सेल के सारे फंक्शन करता है कंट्रोल। हेड क्वार्टर ऑफ सेल कह सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल कह सकते हैं। डिस्कवर के तरीके से बोल तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। चले बेटा देखिए, साइटोप्लाज्म। देख बेटा, साइटोप्लाज्म क्या है, ये आपको पता ही है। सेल में बाउंड्री के अलावा जो अंदर है, दो, इसमें तीन बातें मेनली है। एक सेल का बाउंड्री, और दूसरा क्या है साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस और सेल बाउंड्री के बीच में जो भी है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर? आ जाओ देखो ध्यान से। तो साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस रहा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहा, और बीच में क्या है, सारा साइटोप्लाज्म है। तो फ्लूइड कंटेंट साइटोप्लाज्म का जो है आपका, उसे हम क्या बोलेंगे, देखा आगे टर्म देगा अभी। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो सारा फ्लूइड इसमें आ गया, मतलब न्यूक्लियस से लेके और बाउंड्री जो आपका है, इसके बीच में जो भी है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म। इसको बताया किसने था बोल तो कोलिकर ने 1862 में। इट इज द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिक पाथवे, मतलब इसी में मेटाबॉलिज्म चलता है, जो ब्रेकडाउन होता है, मतलब ग्लूकोज जाता है पहले और टूटता है। असल में देखिए क्या होता है, ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज कहाँ घुस गया बोल तो सेल के अंदर आ गया, इन द सेल, सेल में आ गया है। तो सेल में सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है बोल, जो ग्लूकोज है वो टूट के बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड सेल के अंदर कहां पहुंचेगा बोल तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहां क्या बन जाएगा बोल तो एनर्जी बनेगा। एनर्जी प्लस में CO2 प्लस में H2। तो मेनली जो है ना एनर्जी फॉर्मेशन वो कहां पे हो रहा है, सेल के अंदर। पर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं, फूड का हुआ ना, तो इसलिए क्या लिखा है, बायोसिंथेटिक और कैटाबोलिक पाथवे है, यहाँ मेटाबॉलिज्म का एक्टिविटी चलता है साइटोप्लाज्म में। तो गलत तो नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में किसका पार्ट है, साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है। और ये आपका जो साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म है ही खैर, ओके। लेकिन साइटोप्लाज्म वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉमनली बहुत फ्लूइड के लिए, लिक्विड के लिए, ठीक है, ओके। और सॉलिड को तो आप नाम लेके बुलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम से कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म कहने का मतलब जो लिक्विड पार्ट है ना, उसमें क्या हुआ है, ग्लूकोज टूट के बना है पायरुविक एसिड। और जो सॉलिड पार्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे क्या हुआ है बोल तो एनर्जी CO2 टूटा है। ठीक है, आइए देखिए, इसको आप दो पार्ट में साइटोसेल बोल सकते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आप नीचे पढ़ने वाले हैं, ओके। आ जाइए, चलिए बेटा जी देखिए, तो अगर देखें तो सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री भी हो सकता है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री भी पॉसिबल है। तो कुछ ही सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं इसमें डबल बाउंड्री है, और बाकी सब क्या है बोल तो सिंगल बाउंड्री वाले हैं। यस, ठीक है जी। देख बेटे, अगर आप देखें बहुत ध्यान से, समझे बहुत ध्यान से, तो क्या होता है बोल तो सेल में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री वाला ऑर्गेनल्स कौन सा है बोल तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स, ये सारे क्या है सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन कौन है बोल तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और these are these two have their own DNA मटेरियल। तो अच्छी बात क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड दिया है, प्लास्टिड की जगह पे लिखे क्लोरोप्लास्ट तो भी क्या चलेगा।
प्लास्टिड का एक टाइप ही तो होता है क्लोरोप्लास्ट, बोलो, है ना। तो इसमें क्या होता है, डबल बाउंड्री। आ जाइए था नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड्री कौन सा है बोल तो, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये जरूर क्वेश्चन आएगा बेटा, यहां से याद कर लेना इसको, ठीक है। ईयर में आ जाओ, ईयर होता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मिलकर क्या बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिस्कवर किया था ग्रैनियर गार्नियर ने डिस्कवर किया था इसको, और स्ट्रक्चर ने दिया था किसने बोल तो, पोर्टर ने, और क्लाउडे एंड फ्यूलम ने, इन तीनों ने मिलकर, पोर्टर, क्लाउडे एंड फ्यूलम, इन तीनों ने मिलकर क्या दिया था, स्ट्रक्चर बताया था, और गार्नियर ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर हो गया बोल बेटे, आइए आगे चलते हैं। ये जो है आपका ईयर जो है, ये सभी के सभी यूकेरियोट में होता है, मैमेलियन में देखो दो जगह नहीं होता, कहां बोल तो, ईयर एब्सेंट होगा, ईयर एब्सेंट कहां बोलते बेटा, दो जगह, एक तो क्या होगा मैमल्स के एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी कह सकते, ठीक है जी। और देखिए भाई प्रोकैरियोट के अंदर भी ये एब्सेंट होता है, तो प्रोकैरियोट्स और एरिथ्रोसाइट्स इन दोनों में एब्सेंट रहेगा ईआर। क्लियर हो गया बोल बेटे, बाकी सभी में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा जी। हम पहुंच चुके हैं द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्जी बॉडी, लेकिन उससे पहले ईयर के दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा बोल, स्मूथ ईयर और रफ ईयर। क्या होता है स्मूथ ईयर रफ ईयर, बात समझिए बहुत ध्यान से। तो ईयर का दो टाइप है भाई, एक तो एस ईयर स्मूथ ईयर, और दूसरा क्या है रफ ईयर आर ईयर। तो काम की बात तो ये है कि रफ बना कैसे, अगर ईयर के पास राइबोसोम आ जाए, ईयर प्लस में राइबोसोम, तो क्या बन जाएगा, रफ हो जाएगा ना। और ईयर पे क्या है, ओनली ईयर है, नो राइबोसोम, यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, स्मूथ ईयर। स्मूथनेस किस कारण से आई है, ईयर एब्सेंट है। और अगर बाउंड्री पे क्या जाए बोल तो, यस, अगर राइबोसोम आ जाए ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, रफ बन गया ना बेटे। तो रफ और स्मूथ इसलिए टर्म दिया गया इसको। क्लियर। तो जो ईयर के पास राइबोसोम है वो क्या करेगा बोलिए, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बना के उसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। देखिए तो मेडअप ऑफ रफ ईयर किसका बनता है, क्रिस्टी और वेसिकल्स का बनता है। ये मदद किसमें कर रहा है बोल तो, प्रोटीन सिंथेसिस में कर रहे हैं राइबोसोम के कारण, रफ ईयर की बात हो रही है। कंटेन्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, आपको बात समझ में आ गई है। अब देखिए इसमें क्या है, ओनली ट्यूब्यूल्स होता है, अगर देखा जाए तो मेनली क्या होगा ट्यूब्यूल्स के अंदर। अच्छा ये क्या बनाएगा, स्टेरॉइड, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, है ना, ये तीनों चीजें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, लिपिड एंड स्टेरॉइड। किसने बोलते हैं, स्मूथ ईयर। स्मूथ ईयर क्या बनाएगा बोलते, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। और ये क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है जी, राइबोसोम एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट। तो डिफरेंस में क्वेश्चन कर लोगे बेटा, आ जाइए। फंक्शन ऑफ ईयर जो अपने ऊपर पढ़ा है वही फंक्शन होता है, आ जाइए। अब क्या है, गोल्जी ऑपरेटस। देखिए जी, गोल्जी ऑपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ईयर ने क्या बनाया बोलते, जो आर है रफ ईयर, उसने क्या बनाया था, प्रोटीन। स्मूथ ईयर ने क्या बनाया, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स। तो भैया अगर आप ध्यान दें तो प्रोटीन को जाके पैकेजिंग करना है जाके, देखिए तो गोल्जी एपरेटस के पास पहुंचा है प्रोटीन। तो गोल्जी एपरेटस देखिए कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल इन ईच अदर स्टैक कॉल्ड एज क्रिस्टी। देखिए तो गोल्जी के जो आप मेम्ब्रेन पे देखेंगे तो इस तरह से ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो ये जो क्या है बोलिए बेटे, इसी वेसिकल्स के अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं बोल तो, क्रिस्टी है। तो क्रिस्टी क्या है, इसमें बहुत सारे वेसिकल्स अरेंज्ड है ना, लेयर्स के रूप में पैरेलली, तो इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टी बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ लार्ज स्फेरिकल वेसिकल भी होते हैं, इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने बेटा, और ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहता है, और मैमल्स के आरबीसी में भी एब्सेंट है, और सीप2सी में एब्सेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी बॉडी कहाँ एब्सेंट है बोलते बेटा,
बताओ, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स, मैमेलियन आरबीसी और यूकेरियोट्स। क्लियर, बाकी सब जगह प्रेजेंट है। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ईआर पढ़ा था मैंने, ईआर कहाँ एब्सेंट है, बोल बेटा, ईआर कहाँ एब्सेंट था, याद है? ईआर एब्सेंट होता है आपका, अगर देखा जाए तो मैंने कहा था आपको, देखो कि ईआर आपका ह्यूमन के या आरबीसी के अंदर एब्सेंट होगा, याद है? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट तो है ही, साथ में मैमल्स के आरबीसी में भी एब्सेंट होता है। ठीक है जी, ध्यान रखिए। चलिए, यहां तक बात समझ में आपको आ गई बेटे? चलो, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पन्ने पे। देखो, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। तो ट्रांस फेस क्या है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सिस फेस से कोई चीज, मान ले प्रोटीन आया, प्रोटीन क्या रहा है बोलते, प्रोटीन। जब प्रोटीन आया तो गोल्जी बॉडी बहुत खुश था, मेरा पिया घर आया, आ गया प्रोटीन, घर आ गया, प्रोटीन ही पिया है इसका। जब प्रोटीन आ गया अंदर तो क्या होगा, प्रोटीन की, प्रोटीन अभी क्या था, पैकेजिंग तो नहीं हुई थी भाई, ईआर पे, रफ ईआर पे तो प्रोटीन बन गया है, वहां से पहुंच गया गोल्जी बॉडी के पास, सिस फेस की तरफ से आया, और यहाँ पैकेजिंग हो गए, ट्रांस फेस से वो बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं। देख बेटे, तो फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस क्या फंक्शन है बोलते बेटे? गोल्जी का फंक्शन क्या है? स्टोरेज। पहले तो स्टोर किया इसने, मॉडिफाई भी किया, पैकेजिंग किया और सिक्रेट किया प्रोडक्ट। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको समझ में आ गया है ना? अब पढ़िए आगे, इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। भाई लाइसोसोम बनाने में हेल्प करेगा कौन बोल तो? कैसे करता है हेल्प? एक बात बता, प्रोटीन तेरे पास कहाँ आया, गोल्जी बॉडी में। अब प्रोटीन से ही तो बनता है इंजाइम। लाइसोसोम के पास क्या होता है, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, बोलते हैं कि नहीं? तो लाइसोसोम के बैग के पास ना अंदर बहुत एक्सप्लोसिव मटेरियल है, उसका नाम है इंजाइम। क्या है बोल तो? इससे जो भी जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर है उसको ये डिटॉक्सिफाई कर सकता है, खत्म कर सकता है। ऐसा इंजाइम खतरनाक है किसके पास? लाइसोसोम। और कभी कभी ये इंजाइम के कारण लाइसोसोम ही बस्ट हो जाता है, इसलिए बोलते क्या है, सुसाइडल बैग। क्या करेक्ट है जी? चलिए, तो बेटा अगर देखा जाए तो लाइसोसोम का एंजाइम किसने बनाया? गोल्जी बॉडी ने। तो क्या मैं कह सकता हूं गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम? ठीक बात है। आइए, इट इज सेक्रेटरी इन नेचर। सेक्रेट किया तो है भाई, प्रोटीन बनाया, बना के तेरे को पैकेजिंग करके मॉडिफाई करके बाहर भेज दिया, ट्रांसपोर्ट किया, तो सेक्रेटरी मटेरियल हुआ कि नहीं? सेक्रेटरी है भाई ये। ठीक है जी, आइए, तो हेल्प्स इन मेलानिन सिंथेसिस। बहुत बढ़िया बात है, मेलानिन सिंथेसिस करता है ये। ठीक है, और मेलानिन क्या होता है? पिगमेंट है जो बड़ा अच्छा काम करता है। चलिए, तो इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के सिंथेसिस में भी ये मदद करता है। ठीक है जी। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने भी है ना, उन सबको बनाता कौन है? यही। जैसे आपने देखा कि लिपिड, प्रोटीन, इन सबको मॉडिफाई कर रहा है ये, स्टोरेज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो हो गया क्या है, इन सब की जरूरत तो है ना, किसको बोलते हो? सेल वॉल को भी जरूरत है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी जरूरत है कि नहीं? याद करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ बोलते हो? लिपिड्स एंड प्रोटीन। सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल भूल गए तुम? लिपिड बाइलेयर मॉडल याद है? ओके, तो ये सब मॉडिफाई किसने किया लिपिड प्रोटीन को? अरे भाई गोल्जी कर रहा है ना। तो गोल्जी ने सेल वॉल में मदद करी है तुम्हारी, प्लाज्मा में भी मदद करी है, और आगे लाइसोसोम में भी मदद करी है। जहां जहां प्रोटीन लिपिड का इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज में मदद कर रहा है कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है जी, बोलो, आ जाओ। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री है। ठीक है, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन और एक होगा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब चल देख, जो अंदर स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स क्या है? खाली जगह। ये क्रिस्टी जो है, ये क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जी, बात समझ में आ रही है? बोल बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फोल्डिंग है ना, उसे बोलते हैं क्रिस्टी। तो फोल्डिंग्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। राइबोसोम तो यहाँ पे है, इधर खुद का राइबोसोम लेके बैठा है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, खुद का राइबोसोम।
खुद का जीन, उसमें डीएनए भी है, याद है? तो डीएनए और राइबोसोम खुद का ही लेके बैठा है जी। आ जाइए, तो इट इज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकेरियोटिक सेल, सब में होता है, मैमेलियन आरबीसी में नहीं होगा। कमाल की बात। आरबीसी तो बहुत दुखी होगा वैसे, क्यों बताओ? इस पे भाई क्या बताइए, गोल्जी भी एब्सेंट था और माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती वहां पे, इसलिए नहीं होता। ठीक है जी, आ जाइए। कॉलिकर ने इसको देखा था, फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट इन 1880, इसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एब्सेंट प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, कोई बात नहीं। आइए बेटा देखिए, डबल मेम्ब्रेन होता है स्ट्रक्चर, कोई नहीं, बस ये सब कॉमन है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए, राइबोसोम होता है, कोई नहीं। फंक्शन क्या है बोल तो, मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हम पहले बात कर चुके हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं एटीपी को। आइए, क्रेब्स साइकिल, सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कि मैंने क्या बोला था, ग्लूकोज क्या बना था, पायरुविक एसिड, कहाँ बोलो, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज बना है, पायरुविक एसिड बना है, वो कहाँ पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और पायरुविक एसिड क्या ढूंढा था बोलते, एनर्जी में CO2 में, याद है कि नहीं? तो पायरुविक एसिड ब्रेक्स इनटू CO2 एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ये काम चल रहा है ना, पायरुविक एसिड के टूटने का काम चल रहा है, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जितना काम हो गया है ग्लूकोज से एनर्जी का बनना, ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हीरो है, बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं? चलो जी, अब आ गए हम लोग राइबोसोम के पास, ठीक है जी। तो राइबोसोम तो पढ़ा ही दिया मैंने बेटा आपको, है ना, तो पढ़ा ही दिया। चलिए, राइबोसोम अकेले भी रह सकता है और आपका इसके ER के ऊपर भी रह सकता है। चलिए बेटा जी, अब हम आ चुके हैं कहाँ बोले तो, प्लास्टिड में आ चुके हैं, या चलिए बेटा जी देखिए, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल बात सही है ना। राइबोसोम क्या है, जहां प्रोटीन बनता है। देखो, ऑल स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन्स आर कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए एंड सिंथेसाइज्ड अपॉन द साइटोप्लाज्मिक आरबीसी। मतलब आपको किस तरह का प्रोटीन या एंजाइम चाहिए, वो डिसाइड करने वाला कौन है बोल तो, न्यूक्लियस, लेकिन बनाने वाला कौन है, यही राइबोसोम। देखिए, द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू द मैसेंजर आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा बेटा। देख, डीएनए कोड जो है ना बेटा, देखो बात को बहुत ध्यान से समझना है। अब अगर देखे बहुत ध्यान से, तो जो आपका आरएनए है, इस आरएनए को मैं 3 पार्ट में बांटता हूं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। क्या चल रहा है ये, देखो बहुत ध्यान दो। एमआरएनए जो है ना, इसको बोलते हैं मैसेंजर, एम फॉर मैसेंजर, तो मैसेंजर आरएनए है। कोडिंग का जो प्रोटीन कोडिंग करना है, उसका मैसेज कौन ले गया है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। उसने मैसेज उठाया, उसने राइबोसोमल आरएनए को दिया, किसको दिया बोल तो जो आरएनए राइबोसोमल आरएनए है, उसको मैसेज मिला, तो राइबोसोमल आरएनए जो आपका राइबोसोम जिसके पास है, वो फटाफट से क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और इसने क्या कहते बोलते, मैसेजेस उठाया था, मैसेज फॉर कोडिंग प्रोटीन या एंजाइम, है ना, प्रोटीन या फिर एंजाइम के कोडिंग का मैसेज उठाया इसने, क्लियर। और पहुंचाया कहां पे, आरएनए के पास। आरएनए ने उस मैसेज के अकॉर्डिंग क्या बनाया, प्रोटीन बना लिया।
और बना हुआ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए है ये करेगा बना हुआ प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट, टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन। बात समझ में आगे बोल बेटे, चलिए। तो यही फंक्शन है इसके, आप समझ गए होंगे आई थिंक, है ना। राइबोसोम क्या है? मेन सेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए आप चलते हैं प्लास्टिड्स के पास, ठीक है। चलो, तो बेटा जी प्लास्टिड क्या होता है बाय द वे? प्लास्टिड आपका जो है बेटा ये पिगमेंट होता है। क्या बोलते हो? पिगमेंट। तो पिगमेंट जो है इसे काम बहुत ध्यान समझिए। तो पहली बात तो प्लास्टिड क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डिस्कॉइडल डिस्क शेप में होता है, मेनली फाउंड इन एल्गी एंड प्लांट सेल, ठीक है। जो प्लास्टिड आपका है वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में और प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड एल्गी, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग डिस्कॉइडल, रोम्बिक इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में रोम्बिक होता है ये, मतलब वेरिएबल होता है। देख बेटे अलग अलग शेप बनता है इसका। रोम्बिक क्या है भाई? शेप बदल जाता है, अलग हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, ये पिगमेंट तो है, प्लास्टिक क्या होता है? पिगमेंट है और शेप इसका बदलता रहता है। आइए, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये बात तो आप माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का क्या है बोल तो? डीएनए राइबोसोम। इसका अपना खुद का क्या है? डीएनए और राइबोसोम। अब देख बहुत ध्यान समझ, जो पिगमेंट आपका है ना प्लास्टिड, ये कई तरह का हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लियर है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये बहुत फेमस है, ये फोटोसिंथेसिस में तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, समझो। तो इट कंटेन्स क्लोरोफिल, इस पे क्या है? क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर देता है पत्तों को और साथ साथ फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है, तो इसलिए बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए और ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स के लिए, ओके जी। अब आ जाओ क्रोमोप्लास्ट में, ये भी क्या है? कलर प्लास्टिड है, कलर देगा ग्रीन के अलावा जो भी कलर है, ठीक है, वो सारा कलर फ्रूट्स का क्रोमोप्लास्ट करना है। क्रोमोप्लास्ट के और भी पार्ट्स बन जाएंगे अभी आगे चल के बड़ी क्लासेस के अंदर, लेकिन अभी क्या है बोल तो बेटे कॉमनली क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्या काम होता है इसका? ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर है वो दिया क्लोरोफिल ने, उसके अलावा जो कलर, अभी तो बहुत सारे कलर है ना, वो सारे कलर्स फ्रूट्स को या फ्लावर्स को किसने दिया बोलते बेटे? क्रोमोप्लास्ट ने दिया। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, देख दीज आर वाइट कलरलेस फाउंड इन द नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, जैसे रूट्स में, बल्ब में, सीड्स में, इन सब में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा देख इसका काम क्या हो गया है? मॉडिफाई हो गया है और ये स्टोरेज करता है आजकल, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब स्टोरेज वाला काम है इसका, और क्या करता है स्टोर बोल तो? स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स। करेक्ट है बेटा, बोल ठीक है बेटा। तो ये आपका हो चुका है। अब आ जाओ नीचे, देखिए आइए, नाउ वी हैव टू डू व्हाट, बोल कम टू द नेक्स्ट पेज फर्स्टली। नहीं ये पढ़ लो ग्रेना और वो पढ़ लेना बेटा। देखो अगर देखे बहुत ध्यान से क्लोरोप्लास्ट को ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसकी बाहरी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर क्या है? ग्रेना और ल्यूमेन भी है, देखो ध्यान समझो। तो क्लोरोप्लास्ट में डबल बाउंड्री है, तो बाहरी बाउंड्री आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट है। अंदर जो मटेरियल क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोला था? जो लिक्विड था उसको मैट्रिक्स बोला था, यहाँ क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा। आओ देखो ये जो पूरा है ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस पूरे को क्या बोलेंगे? ग्रेना। क्या बोलेंगे? अगर एक है तो ग्रेनम और बहुत सारा हो तो ग्रेना, ऐसा बहुत सारा है कि नहीं? एक स्टॉक ये हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, ठीक है। तो एक स्टॉक को बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेनम, और ऐसा बहुत सारा है तो कॉमनली क्या बोल देंगे? ग्रेना। तो ये सिंगुलर वर्ड होता है ग्रेना, और ये क्या बोलते बेटे? क्लियर? आ जाओ, इसके एक डिस्क को क्या बोलते हैं? एक डिस्क को बोलते हैं थाइलेकोइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं थाइलेकोइड, क्लियर?
देख बेटा, तो ग्रेना क्या है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लेमिनर सिस्टम। देखिए ये जो जुड़े हुए हैं ना, दो जो ग्रेना जुड़ा आपस में जुड़ा है, इसे बोलते, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिना। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। या these are found on the top of each other. These stalks are called as grana. Each grana of the chloroplast is formed by the superimposed closed compartments called as thylakoids. मतलब थाइलेकोइड्स बनाते हैं किसको है बोल तो, ग्रेनम को बनाते हैं। फंक्शन क्या है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। देखो जब पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस तो उसमें लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो जो आपका लाइट रिएक्शन का पार्ट है वो कहाँ पे होगा बोल तो, ग्रेना के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा बोल तो, स्ट्रोमा। ठीक है, आ जाओ। तो इट इज ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड एज मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप। ग्रेना एम्बेडेड इन इट, स्टोमा के अंदर क्या होता है, ग्रेना होता है। ठीक है, और ग्रेना के पास क्या होता है बोल तो, लिपिड ड्रॉपलेट्स भी है, स्टार्च भी है, राइबोसोम भी है। क्लियर है बोल बेटे, आगे चले जी। अब आ जाइए बेटा किसमें, वैक्यूल्स। देखिए वैक्यूल्स क्या है, ये प्लांट का फीचर होता है, प्लांट सेल में होता है वैक्यूल्स। ठीक है, और अगर एनिमल सेल में होगा तो छोटा होगा। चलिए, तो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। इसमें वाटर और अदर सब्सटेंसेस स्टोर होता है। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही बाउंड्री से बनता है, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। बाउंड्री का पहली बार नाम पड़ा है टोनोप्लास्ट। ठीक है, आज देखो एनिमल सेल में क्या होगा, या तो एब्सेंट या फिर स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल में सिंगल होता है और लार्ज होता है। लगभग सेल का 90% पार्ट क्या है, प्लांट सेल का वैक्यूल होता है। जी सेल के अंदर या देखिए फंक्शन क्या है बोलते हो, हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल एंड स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। देख मेटाबॉलिज्म का टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या है बोलते हो, वो स्टोर कर लेता है। कौन बोलते हो, ये वैक्यूल्स। वाटर, शुगर, प्रोटीन सब इसमें स्टोर होता है। तो मेनली इसका काम क्या है बोलते हो, स्टोरेज का काम होता है। ठीक है, तो सेल का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है, साथ में स्टोरेज भी कर लेता है। अब आजा लाइसोसोम क्या है बोल बेटे। तो लाइसोसोम जो बेटा आपका है, ये क्या है, आपको मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम इसके पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजाइम रखता है। और सेल का डिटॉक्सिफाइंग मटेरियल इसके पास है, जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल डिटॉक्सिफाई करने का है उसको कौन रखता है बोल तो, लाइसोसोम। बहुत खतरनाक इंजाइम लेके बैठा नहीं है। आइए देख, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है स्ट्रक्चर इसका, और डाइजेस्टिव एंजाइम लेके बैठा है। लाइसोसोम में क्या है बोल तो, आरबीसी में एब्सेंट होता है लाइसोसोम। ठीक है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वहां पे एब्सेंट होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी बॉडी। बनाया किसने इसको बोल तो, गोल्जी बॉडी ने। एंड एंजाइम प्रेजेंट इन द इन इट आर सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर। आरईआर ने देखो, लाइसोसोम के पास अपना कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। कैसे बोलो तो, देखो भाई किसने बनाया इसको बोल तो, गोल्जी बॉडी, सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी को भी जो मिला था प्रोटीन, जो मिला था वो कहां से मिला बोल तो, ईआर से, आरईआर ना। तो आरईआर से क्या मिला, इसको प्रोटीन मिला, और प्रोटीन को इसने मॉडिफाई किया और इसको दिया, लाइसोसोम को दिया। और खुद और भी प्रोटीन उठाना होगा तो कहां से लेगा बोल तो, आरईआर से। तो लाइसोसोम के लिए फॉर्मेशन कौन करता है बोल तो, गोल्जी बॉडी भी और आरईआर। ठीक है, तो ये फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपके सेल का एक तरीके से सुरक्षा कवच है, कौन बोल तो, लाइसोसोम। सुसाइडल बैक क्यों है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस, अगर डिस्टर्बेंस हुआ सेलो मेटाबॉलिज्म में तो सेल को ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, लाइसोसोम बस्ट एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म व्हिच डाइजेस्ट द ओन सेल, अपने सेल को ही खा जाएगा। ठीक है बेटे, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल
बैक कहते हैं। क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसे कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैक क्यों कहते हैं? तो डिस्टरबेंस के कारण लाइसोसोम का एंजाइम फट के बाहर निकल जाता है और वो एंजाइम जब बाहर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर तो पूरे सेल को बस्ट कर देता है। ठीक है बेटा, कर लेंगे, बोलिए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, देखिए प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंसेस है जो आपको सिखा दिया मैंने, कर सकते हैं, चलिए याद कर लीजिएगा। अब आ जाइए किसमें बोले तो सेल डिवीजन, किसमें कैसे होता है बोलता हूँ, माइटोसिस और मेयोसिस प्रोसेस। ठीक है जी, तो माइटोसिस और मेयोसिस क्या है? सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, खाली डेफिनेशन आपको याद करना, बड़ी क्लास में बाकी पढ़ना डिटेल में। आ जाइए, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय द ग्रुप फॉर ग्रोथ। जिस सेल को ग्रोथ करना है आगे वो डिवाइड करेगा, और ये प्रोसेस क्या है बोल तो माइटोसिस होता है। और मियोसिस क्या है बोल तो ये भी क्या है, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो टिश्यूज और सेल्स है वो बनता किससे है? मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड होके बनता है। ठीक है बेटा जी, यही तक करना है आपको, यही आपका क्या है बोल तो चैप्टर था। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हम लोग जल्दी ही। ठीक है।